शुक्रिया सोनल। तो जैसा पंडित जय भगवान शर्मा उर्फ डीडी सीनियर नेता हैं बीजेपी कुरुक्षेत्र के, बहुत स्वागत है सर एक बार फिर से आपका इंडिया न्यूज हरियाणा के इस मंच पर। माइक ले ले। रामराज पर तो हम चर्चा कर ही रहे हैं और करेंगे भी कि रामराज ये दो जो शब्द हैं इनके मायने सतयुग त्रेता युग से लेकर कलयुग में कैसे हैं, लेकिन सबसे पहले डीडी का पूरा फुल फॉर्म बताइए। बोलिए बोलिए, आप बोलिए। डेली डेवलपमेंट। आप ले लीजिए। जब 1977 में कुरुक्षेत्र लोकसभा से माननीय डीडी पुरी ने कांग्रेस की टिकट पर इलेक्शन लड़ा था, तो बचपन से हमें राजनीति का शौक था। तो मैं जितने भी गांव में छोटे बच्चे होते थे उन सबको लीड करके डीडी पुरी के चुनाव में हमने बहुत सहभागिता से वो चुनाव में पार्टिसिपेट किया था। तो तभी से मेरा नाम लोगों ने डीडी पका दिया। सही तो बात ये डेली डेवलपमेंट। हाँ, चलिए बड़ी अच्छी बात है। और रामराज का नारा भी जो है वो कुछ ऐसा ही है। मौजूदा दौर में सबसे पहले कुरुक्षेत्र की धरती कई मायनों में बहुत खास होती है, बहुत अहम होती है और कई बार हम लोग का आगमन यहाँ पर हुआ, आना हुआ, बड़ा अच्छा अनुभव यहाँ का रहा। इस वक्त कुरुक्षेत्र में किसानों का भी प्रभाव दिख रहा है क्योंकि वो बॉर्डर से हैं, तो कई तरह की व्यवस्थाएं बंद की गई यहाँ पर। उस दौर में हम रामराज कर रहे हैं। शुरुआत में यहीं से करूंगा क्योंकि आपने जिक्र किया कि हम गांव-गांव तक बचपन से जाते थे। वो गांव के किसान आज शहर की तरफ जा रहे हैं। सरकार से उम्मीद है, क्वाइट ऑब्वियस, क्योंकि आप लोगों का ही वादा था। वो रामराज कहते हैं कि अभी नहीं हमें महसूस हो रहा है। नहीं, देखिए, हरियाणा के अंदर माननीय मनोहर लाल जी ने, चाहे सब्जी है चाहे अनाज है जी, ऑलरेडी सभी स्टेटों में सबसे ज़्यादा एमएसपी का जो भी चाहे फसल है चाहे सब्जी है वो हरियाणा सरकार ने किसानों को बहुत उचित दाम पहले से बहुत दिए। और हमारा जो इस एरिया का किसान है वो बहुत सुशील, समृद्ध और बड़ा समझदार है। वो इस तरीके से सड़कों पर आके नहीं अपनी लड़ाई लड़ता। वो बड़े शांति प्रिय ढंग से यदि उन्होंने कोई अपनी बात कहनी है तो उसी माहौल में ही कुरुक्षेत्र जाना जाता है। लेकिन जो लोग आज उपद्रव मचा रहे हैं, जो सड़कें जाम कर रहे हैं, उससे लोगों को बहुत बड़ी परेशानी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान निधि के तहत 11 करोड़ किसानों को जो किसान निधि दी है, आज तक की जो पहले की सरकारें थी वो किसी ने नहीं दी। किसान हित के अंदर जितना माननीय मोदी जी और माननीय मनोहर लाल जी की सोच है वो आज तक के किसी भी नेता और किसी सरकार की नहीं रही। नहीं, वह अच्छी बात है कि आज तक किसी नेता किसी सरकार की नहीं रही है। मैं कहता हूं कि हर सरकार की कुछ न कुछ उपलब्धि होती है, कम या ज्यादा, इस पर हम बातचीत कर सकते हैं। और जैसा आपने बताया कि किसानों के लिए बहुत काम किया गया इस सरकार में, और खासतौर से हरियाणा सरकार जो कि कई दलहन तिलहन इन तमाम फसलों को 2014 के बाद से 15 से ही जोड़ना शुरू कर चुकी थी। और तभी शायद हरियाणा का किसान उस तरह से विरोध नहीं कर रहा है। कुछ संगठन है विरोध करने के लिए, लेकिन पंजाब के किसान है वो खास तौर पर कह रहे हैं कि हमें बिल्कुल रामराज महसूस नहीं हो रहा। ये रामराज के पीछे राजनीति है। देखिए, रामराज जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां हर तरह से रामराज है। जिस दिन पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी वहां की पब्लिक भी रामराज से भी ज्यादा अच्छा पंजाब तो डीडी साहब देश में ही है ना, देश के तो साथ आप ही की सरकार नहीं, है। एक बॉर्डर की स्टेट होने के नाते। हाँ। और जो वहाँ की सरकार है, जो उन्होंने बड़े लुभावने और फ्री की जो चीज़ें हैं, आप फ्री कितने दिन कोई चीज़ बांट सकते हैं। तो जो वायदा किया था उस वायदे के ऊपर वो सरकार खरी नहीं उतर पाई। जिस दिन वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, देख लेना, वहाँ का किसान भी, वहाँ का व्यापारी भी, वहाँ का कर्मचारी भी सबसे समृद्ध और सबसे खुशहाल होगा। तो अभी खुशहाल नहीं है वो उनके वजह से, यानी राजनीति करने वाली पार्टियों की वजह से। देखिए, मैंने क्या कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का राज है वहां एक किस्म का रामराज अपने आप नजर आ रहा है। और उसकी शुरुआत पंजाब के अंदर जब भी चुनाव होगा, क्योंकि हरियाणा के देखते हुए पंजाब का और हरियाणा का आपस में चोली दामन का साथ है, तो उनको ये बड़ा महसूस है कि हरियाणा के अंदर माननीय मनोहर लाल जी ने, क्योंकि वो तो एक संत है, उन्होंने पब्लिक का सोचना, उन्होंने अपना नहीं सोचना। और जो दूसरे मुख्यमंत्री रहे वो अपने परिवार की, अपने लोगों की ज़्यादा सोचते थे। जब तक आप
आखिरी पंक्ति में बैठे आदमी का भी ना फिक्र करोगे तब तक आप खुशहाल नहीं हो सकते। ठीक बात है। अब जब आपने कहा कि आखिरी पंक्ति का व्यक्ति, तो आखिरी पंक्ति का व्यक्ति हमारे गांव से ही जुड़ता है, और राम मंदिर का निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा की तारीख का आना, और देश और दुनिया ने उस अद्भुत अलौकिक नजारे को महसूस किया, ना सिर्फ देखा बल्कि महसूस किया। जो वहां पर नहीं पहुंच पाए, टेलीविजन के माध्यम से या गीत संगीत के माध्यम से, संदेश के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से, जैसे भी देखा उसे महसूस किया, आत्मसात किया। गांव की वो बदली हुई तस्वीर क्या आपको दिखाई दी कि खुद आपके जीवन काल में शायद वैसा दृश्य आपने नहीं देखा होगा? शायद वो दौर था जब रामायण प्रसारित होता था टेलीविजन पर, तो पूरा गांव एक दिन इकट्ठा होता था। उस दिन हर गांव के व्यक्ति, हर गांव के परिवार की महिलाएं, बच्चे पूरे जगह एक जगह पर इकट्ठा नहीं थे, लेकिन गांव के अपने अपने घरों उसके सामने इकट्ठा थे। था कुछ ऐसा नजारा इधर? बिल्कुल। देखिए 22 जनवरी के दिन पहली बार हिंदुस्तान के अंदर हर गांव के अंदर लोगों ने भंडारे लगाए। हर मंदिर, जितने भी पुराने से पुराने मंदिर थे, उनके वहाँ साफ सफाई, पूजा पाठ, जितनी जागृति लोगों में इस राम मंदिर के बाद आई है, उससे पहले लोगों को इतना ज्ञान नहीं था। लेकिन आज किसी भी व्यक्ति को आप पूछोगे गांव के को, वो राम राज के अंदर पूरा प्राण प्रतिष्ठा जिस दिन से हुई, राम मंदिर जिस दिन से बने, उस दिन से हर आदमी राम में हो चुका है। हरियाणा का अपना एक संस्कार भी है, कल्चर का हिस्सा माना जाता है। हम आप मिलते हैं तो कहते हैं राम राम भाई। ये राम राम शब्द एक बार फिर से आपको नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा सबकी जुबान पर छा गया? जितनी बार आप राम राम बोलोगे उतना भगवान का नाम लेने से आपके कष्ट दूर होंगे। आजकल जैसे वेस्टर्न कल्चर आ चुका है, गुड मॉर्निंग बोलना, हाय हो बोलना, लेकिन राम राम बोलने से एक तो आपकी जिह्वा के अंदर सरस्वती वास करेगी, एक राम का नाम भी लिया जाएगा। तो आप लोग राम राम कराते कराते कई पार्टियों के नेताओं को अपने यहाँ बुला ले रहे हैं, आमंत्रित कर ले रहे हैं। ये राम राज्य की अवधारणा है, राम राम करने का संस्कार है, या फिर उसके पीछे आप लोगों का एक अपना नजरिया है राजनीतिक? नहीं, ये मोदी जी के प्रति लोगों की जो जितने भी पुराने पॉलिटिशियन थे, ये देखते हुए कि उन्होंने इस देश को 10 साल के अंदर 5वें नंबर की आर्थिक व्यवस्था पर लाके खड़ा कर दिया। आज से 2-3 रोज पहले दुबई के अंदर प्रोग्राम था, वहाँ भी राम में लोग कर दिए। तो इस चीज़ को देखते हुए जितने भी पुराने पॉलिटिशियन हैं, वो अपना आने वाली पनीरी का जो फ्यूचर है उस बीजेपी के अंदर देखते हैं। नहीं, इसमें कोई शक नहीं। अबू धाबी से लेकर दुबई तक तमाम जगहों पर, आज ही मैं देख रहा था कि कल की धाम के जो प्रमोद कृष्णम जी हैं, वो भी वहाँ पर आयोजन चल रहा था और वहाँ पर भी राम राम हो गया है। नकुलनाथ और कमलनाथ अभी ताज़ा ताज़ा बचे हैं, भगवा लग गया था उनके बंगले पर। वो जैसे तैसे कांग्रेस ने अपने नेता को बचाया कि हम टिकट देंगे, आपको चुनाव लड़ाएंगे। हरियाणा की स्थिति को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आप लोग गांव से लेकर शहर तक तमाम राजनीति को देख रहे हैं, और 14 के बाद से आप लोगों ने जो बदलता हुआ देखा नजरिया नेताओं के प्रति खास तौर से, क्योंकि एक दौर हमने देखा था कि नेता का नाम आते, चाहे किसी का दल हो, कोई भी दल हो, नेता का नाम आते ही एक अलग नकारात्मक बातें शुरू हो जाती थी। उस नजरिए में कुछ बदलाव देखा? बिल्कुल। देखिए, जब से माननीय मनोहर लाल जी इस देश के मुख्यमंत्री बने हैं, वो एक संत प्रवृत्ति के आदमी है। उनके पुश्तैनी 3 किले जमीन थी, उसमें से 1 किला वो भी उन्होंने दान दे दी। घर का जो उनका मकान था वो भी एक लाइब्रेरी बनवा दी। जितने आज तक के घोटाले पहली सरकारों में होते थे, खासकर CLU का जो काम होता था, वो मुख्यमंत्री जी अपने पास रखते थे जी। लेकिन माननीय मनोहर लाल जी ने ऐसे ऐसे काम भी, चाहे HCS की भर्ती है, चाहे CLU का काम है, वो भी नीचे डायरेक्टर तक छोड़ दिया। कोई वो कहते हैं कि मेरे पास फाइल लाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको तो देश की सेवा करनी है, वो तो एक संत आदमी है। और इस प्रवृत्ति को देखते हुए जो पॉलिटिशियन पहले अपने भाई भतीजे, अपने परिवार का काम करते थे, आज HCS की जैसी नौकरियां भी बिल्कुल बिना पर्ची और बिना खर्ची के लग रही है। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है। लेकिन इस बदलाव को क्यों राजनीतिक पार्टियां, उनके नेता खारिज कर देते हैं? आप पोर्टल का जिक्र कर रहे हैं, वो कहते हैं सबसे खराब योजना है, लोगों को परेशान कर दिया। आप बिना पर्ची बिना खर्ची का जिक्र करते हैं, कहते हैं कि आपने अपने लोगों को, RSS के लोगों को उसमें भर दिया है। कभी ऐसा सुना था कि एक घर से 2 SDO लग जाएं, 2 इंस्पेक्टर लग जाएं, 3 भी लग जाएं? ये सब इस राज के अंदर लग एक गांव से 38 लड़के बिल्कुल बिल्कुल, जिनकी कोई राजनीतिक पहुंच नहीं है, जिनके घरों के ऊपर दूसरी पार्टियों के झंडे लगे हैं, उनके बच्चे भी नौकरी लगे। बहुत बड़ी मिसाल की बात है। और इस चीज को देखते हुए जितना भी नई पनीरी आने वाला है, जितना नया यूथ है,
वो जात पात से ऊपर उठकर अगली जो अब वोटें पड़ेंगी, ये देखना आप, जिस तरीके से 3 स्टेट के अंदर बीजेपी क्यों आई है, लोग तो कहते हैं जी ये है वो है, लेकिन एक ऐसा धड़ा जो बीजेपी के खिलाफ होता था, उन सारी महिलाओं ने बीजेपी को वोट किया। इसी तरीके से हरियाणा के अंदर भी देखना आप, जो एक विरोधी धड़ा था, उस धड़े से भी बहुत से यूथ इस चीज से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े बहुमत से जिताएंगे। और जिस तरीके से माननीय मोदी जी का अयोध्या काशी पे ध्यान है, माननीय योगी जी का मथुरा वृंदावन पे ध्यान है, उसी तरीके से माननीय मनोहर लाल जी का इस कुरुक्षेत्र के ऊपर पूरा ध्यान है। जिस तरीके से आज ये रामराज का प्रोग्राम आपने बनाया है, वाकई रामराज है। जो लोग पॉलिटिशियनों से दुखी थे, जो झूठे पर्चे हो जाते थे, किसी की जमीन जायदाद को छीना जाता था, आज एक भी केस ऐसा नहीं है, क्योंकि मनोहर लाल जी ने देश की सेवा करनी है। और आज एक नारा चल गया है कि तीसरी बार नहीं, बार बार मनोहर लाल। ठीक है, अब आपने मोदी जी का जिक्र किया है तो एक दो सवाल उनसे रिलेटेड ले लूं, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है। जब आप ये कह रहे हैं कि पंजाब तक हमारा विस्तार होना चाहिए, तभी बॉर्डर भी सिक्योर होगा और किसान का उन्नतीकरण भी होगा, इस बार आपको क्या लगता है? क्योंकि कांग्रेस का अपना एक अलग दावा था, जो कॉम्बिनेशन एक इंडिया गठबंधन का बना था उसका अपना अलग दावा था। अलग बात है कि पंजाब आते आते आपने अपना अलग स्टैंड खड़ा कर दिया विधानसभा के हिसाब से, दिल्ली में भी कुछ कह दिया, लेकिन हरियाणा में कह रहे थे कि अगर हम चाहेंगे तो मिलेंगे, लेकिन बात बनती दिख नहीं रही है, या कह सकते हैं कि खत्म ही हो चुकी है। उन दोनों के दावों को कितना मजबूत आप देखते हैं, और आपके सामने किसका दावा ज्यादा मजबूत है? आप एक चीज देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन पन्ना प्रमुख तक भी कायम हो चुका है, और कांग्रेस जैसी इतनी बड़ी नेशनल पार्टी आज हरियाणा में उसका संगठन नहीं है। बिना संगठन के कोई भी पार्टी पनप नहीं पाती, बिना एकता के परिवार नहीं पनप पाते। ये तो इतनी बड़ी पार्टी है, तो जिसका संगठन ही नहीं बने और बहुत बड़े नेता लाइन के अंदर है, जो ही चुनाव डिक्लेयर होगा तो आप देखना किस तरीके से लोग हरियाणा में भी विपक्ष को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करेंगे। आज माननीय मोदी जी की जो 400 पार का नारा है, विपक्ष की ये पोजीशन है कि मैं कुरुक्षेत्र लोकसभा की बात बताऊं तो विपक्ष के पास कैंडिडेट नहीं है लोकसभा में। विधानसभा के लिए तो तैयार है, लेकिन लोकसभा के लिए हर आदमी सोचता है भी हार निश्चित है, तो ये पोजीशन है। तो इस चीज को देखते हुए जो फ्लोर्स वोट है, जो लोग वोट पाने भी नहीं जाते थे, जो दूसरी पार्टियों को क्रिटिसाइज करते थे, वो भी ये समझते हैं कि बहती गंगा के अंदर हम हाथ धोएं, भारतीय जनता पार्टी को वोट डालकर माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को इस देश का तीसरी बड़ी प्रधानमंत्री बनाए। आम आदमी पार्टी को चुनौती मानते हैं? नहीं, आम आदमी पार्टी की चुनौती तो, आम आदमी तो इस तरीके से बिखर गया, जो पंजाब में आने के बावजूद थोड़ा सा उसका हरियाणा में कुछ सोपा चला था, लेकिन आज अच्छे अच्छे लीडर, अशोक तंवर जैसे एक महान नेता जो राष्ट्रीय स्तर के लीडर है, आज वो भी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर गए। यदि उसमें को उनको फ्यूचर नजर आता, वो तो मंजे पॉलिटिशियन है, पुराने पॉलिटिशियन है, यूथ से राजनीति की है, आज उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, तो इसलिए आम आदमी में बचा क्या है। ठीक है, तो शायद यही वजह है जो आप कह रहे हैं कि किसान अगर आया भी है तो मोटिवेट किया गया है, कुछ उसके साथ समस्याएं रही होंगी, उनको और ज्यादा बड़ा करने की कोशिश की गई, और तभी एक दलेवाल हैं जो कि अपना संगठन चलाते हैं, पिछली बार भी थे, लेकिन पिछली बार उनके ऊपर, उनके संगठन पर आरोप लगा था कि लाल किले पर इन लोगों ने हमला कराया था। इस बार उन्होंने कहीं कह दिया, जो कि सामने आ गया, मीडिया में हमने भी खुद दिखाया, कि मोदी का कद बहुत बढ़ गया है। क्या वाकई पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये पूरा आंदोलन है, जिसकी वजह से हरियाणा भी उसके एक तरीके से गिरफ्त में आ रहा है, दबाव हो रहा है? ऐसे जो किसान आंदोलन पिछली बार था, आप ये देखिए कि सारी दिल्ली सील कर दी थी, और ऐसा लगता था कि दूसरी पार्टी की कोई वोट ही ना डालने दे, लेकिन महेंद्र सिंह टिकैत के गांव में भी भारतीय जनता पार्टी 500 वोट से जीती। डल्लेवाड़ या चुडुन्नी साहब, किसी को 1200 वोट पड़ी, किसी को 1800 वोट पड़ी। तो इस चीज़ से आप अंदाजा लगाइए, सारी वेस्टर्न यूपी उस टाइम आंदोलन के अंदर आई थी, लेकिन वेस्टर्न यूपी की एक एक सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। तो जो पहले का आंदोलन था, इस आंदोलन में बहुत फर्क है। ये लोग इस किस्म के हैं, जो असली किसान है वो आज धरने पे नहीं है, आज इस आंदोलन में नहीं है। पंजाब की ये रिपोर्ट है। जो इस किस्म के लोग हैं, जिनका राजनीति करना, आंदोलन करना, बिना आंदोलन के रह नहीं सकते, वो इस किस्म के लोग हैं। लेकिन कोई ऐसी समस्या बची नहीं देश में जो किसानों के प्रति 24 घंटे बिजली है,
कितनी सब्सिडी है खाद पर, बिजली पर, ये देखिए व्यापारी को कितनी महंगी मिलती है, किसान को कितनी सस्ती देती है सरकार, लेकिन इस चीज का कोई अंदाजा ही नहीं लगाता। आज जितना भी किसान समृद्ध है तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां, माननीय मोदी जी ने किसान के प्रति जितना बजट इस सेशन के अंदर उन्होंने दिया, किसी सरकार ने पहले नहीं दिया। तो विधानसभा तक इसको कैसे आप लेकर जाएंगे? आपको लगता है कि यहाँ लोकसभा का चुनाव, उसका जो परिणाम होगा, वहां से रामराज का विस्तार और बड़ा होगा और फिर से आपकी सरकार यहां पर होगी? देखिए, जब लोकसभा के अंदर ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, नेचुरल बात है लोग उस टाइम नीचे वोट भी भारतीय जनता पार्टी को देंगे। जिसके ऊपर सरकार उसी की नीचे सरकार। डबल इंजन की सरकार में ही तरक्की होती है। आज माननीय मनोहर लाल जी जितने देश के प्रधानमंत्री की गुड बुक के अंदर है, तो तभी हरियाणा के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रांट मिलती है, ज़्यादा से ज़्यादा। परसों ही प्रधानमंत्री जी ने अरबों रुपए की परियोजना दी है। कितने बड़े हाईवे बन रहे हैं, कितने मेट्रो बनी है, कितना कुछ इस देश ने तरक्की की है। तो विधानसभा के अंदर भी पहले से ज़्यादा बहुमत से सरकार बनेगी हरियाणा के अंदर। भाई, संदेश श्री कृष्ण ने कभी इस धरती से दिया था और अब जनता के संदेश देने की एक बार फिर से बारी आ रही है। तो आपको लगता है कि कुरुक्षेत्र की धरती वो संदेश देगी जिसको खुद रेवाड़ी में प्रधानमंत्री कहकर गए कि 370 हटाने वालों को जनता 370 का टीका लगाएगी, यानी तिलक पर वो टीका वोट के तौर पर आएगा? बिल्कुल। जो मैंने एक बात की है कि पहले भारतीय जनता पार्टी शहरों की पार्टी गिना करते थे। आज गांव के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा वार्ड, कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा मोहल्ला, कोई ऐसी बरादरी नहीं जिस बरादरी के अंदर माननीय मोदी जी का, माननीय मनोहर लाल जी का दिलों के ऊपर ना राज हो। हर आदमी सोचता है कि इस राज के अंदर हमें जो मिला है, गांव के आदमी ने जो तरक्की की है, चाहे जनधन योजना है, चाहे उज्ज्वला योजना है, चाहे आयुष्मान कार्ड है, कितनी ऐसी योजनाएं हैं जो आप ऑनलाइन घर बैठे हर चीज़। पहले 6-6 महीने 2-2 महीने धक्के खाने पड़ते थे पब्लिक को, आप आज हर काम घर बैठे पब्लिक का हो रहा है। तो ग्रामीण अंचल के अंदर भी आज भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा बोलाबाला है। चलिए भाई, एक बार जोरदार तालियां आप लोग बजा दीजिए, क्योंकि जैसा डीडी साहब ने इस बात का जिक्र किया कि संदेश बड़ा है और संदेश बड़ा जाएगा, तो कुरुक्षेत्र की धरती से जब हम इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं तो वहां पर सबसे बड़ा सवाल यही था कि रामराज की जो अवधारणा है, परिकल्पना है, वो कितना संपूर्ण हो रही है। डीडी साहब का ये कहना है कि जो बदलाव बचपन में वो देखना चाहते थे या महसूस कर रहे थे या जिसकी चर्चा होती थी, अपने जीवन काल में भी धीरे अंत में आते आते उसको महसूस करना लोगों ने शुरू कर दिया है। उन बुजुर्गों ने जो सोच भी नहीं पाए थे कि शायद राम मंदिर का निर्माण कभी उनके समय रहते हो पाएगा, या हम जैसे लोग भी नहीं सोच पाते थे कि निर्माण होगा, लेकिन बीजेपी जिसने अपने एजेंडे में इस मुद्दे को डाला था और कोर्ट के फैसले के बाद उस पर तुरंत मुहर लगते ही प्राण प्रतिष्ठा की तारीख भी आ गई। तो अपने आप में बड़ा कदम था और ये कुछ बड़े फैसले, चाहे केंद्र सरकार के या प्रदेश सरकार के, उनका दावा है कि यही राम राज्य है, लेकिन किसान कहता है कि नहीं, ये कोई राम राज्य नहीं है। जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी कहती हैं कि नहीं, ये सिर्फ बीजेपी का राम राज्य है, और बीजेपी कहती है कि आप ऐसे ही कहते रहिए, राम राज्य का विस्तार आगे ऐसे ही होता रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ओवर टू यू।